Hello everyone. So I hope you all are doing great, and I know it's after a very long time that I'm going to start a literature part, and so as the chapter is quite lengthy, so without wasting time we should start it. So today we are going to discuss a very inspiring chapter, that is Deep Water. This is the third chapter from the book Flamingo. So before we start, I think we should talk about a little bit about writer as well. So this chapter has been written by William Douglas, and he was born in 1898 and he passed away in 1980. So he was born in Maine, मिनेसोटा. जो वो पैदा हुए थे, जो प्लेस था वो मैने मिनेसोटा जगह का नाम था. आफ्टर ग्रेजुएटिंग with a Bachelor of Art in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. उन्होंने ग्रेजुएशन करा था इंग्लिश से और इकोनॉमिक्स से, और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2 साल तक की टीचिंग करी, स्कूल में पढ़ाया. और जो पढ़ाते थे वो यकीमा जगह पे पढ़ाते थे. इट वाज अ प्लेस इन यूएस. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू पर्स अ लीगल करियर. फिर उसके बाद वो बोर हो जाते हैं टीचिंग करते हुए, तो सोचते हैं कुछ लीगल करियर स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा वो एडवोकेट और लॉ में भी एंट्री लेते हैं. सो आगे क्या होता है, वंस ही मेट अ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट याले एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू प्रेसिडेंट. आगे चल के उनकी मुलाकात होती है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से. ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम के. जो विलियम डगलस होते हैं वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के एडवाइज़र बन जाते हैं, और फिर आगे चल के दोनों में फ्रेंडशिप भी हो जाती है. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट. डगलस साथ ही में एक जैसे कि एडवोकेट भी थे, मैंने पिछली बात करी, तो वो लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं ये भी लोगों को रिमाइंड कराते रहते थे. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. तो फाइनली 1975 में वो रिटायर्ड हो जाते हैं. उनका जो टर्म था, उनका जो ड्यूरेशन थी वर्क की, दैट वाज 36 ईयर्स, और ये बहुत ही लॉन्गेस्ट टाइम था. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट्स इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. तो जो अभी आपकी डिस्कशन नीचे स्टार्ट होगा वो इन्हीं की एक बुक में से लिया गया है. बुक का नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, जिसके राइटर विलियम ओ डगलस ही हैं. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन अ स्विमिंग पूल. आगे डिस्कशन होगा, और इस बुक में बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि विलियम सी डगलस जब छोटे थे तो एक स्विमिंग पूल की उनकी यहाँ पे स्टोरी है, कैसे स्विमिंग पूल में वो डूबते डूबते पूरा बचे थे. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. इस पूरे ही लेसन में उनका fear of water पे बात होगी, और फाइनली वो कैसे इसको ओवरकम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं उसके बारे में भी बात होगी. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. बहुत से पार्ट्स इसमें लिए गए हैं डिस्कशन को सपोर्ट करने के लिए. तो जल्दी से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत हाईलाइटेड हेडिंग्स हैं जो चैप्टर में बार बार आएंगी. Notice these expression in the text. So the first one is treacherous. Treacherous की मीनिंग होता है dangerous but look safe. वो चीज़ जो आपको देखने में तो बहुत सेफ दिखती है बट एक्चुअली में वो होती है डेंजरस, तो उसको बोलते हैं treacherous. फिर आपका मिस एडवेंचर होता है, वो एडवेंचर जो आप एडवेंचर बेसिकली जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो मिस एडवेंचर मतलब जो आपको पसंद ना आए. शब्द माई प्राइड, शब्द की मीनिंग जो आपकी होती है दैट इज़ ओवरकम, किसी चीज़ को ख़त्म करना, मतलब जैसे आपका डर है तो आप उसको ख़त्म कर दो. सो शब्द माई प्राइड, जो उनका प्राइड है, जो उनकी और जो उनकी वीकनेसेस थी उसको कैसे वो ख़त्म करते हैं. बॉब टू द सरफेस लाइक कॉर्क. बॉब का मतलब होता है एक शॉर्ट मूवमेंट, और कॉर्क का मतलब होता है अ काइंड ऑफ कैप, जो एक बॉटल का जो स्टॉपर होता है, जो अक्सर वाइन वगैरह की बॉटल के ऊपर एक इस टाइप का कॉक लगा रहता है. ठीक है. सो किस तरह से वो जंप करते हैं ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे. वेल फेल्ड एट द सरफेस पे फेल हो जाना. कर्टेन ऑफ लाइफ, वेल लाइफ का जो कर्टेन है, फीलिंग ऑफ डेथ. फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन फिश का शिकार, एंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और फाइनली पूल पे जाना. दीज एक्सप्रेशंस विल वी टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर सी. सो चैप्टर आपका शुरू होता है. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड. एक स्टोरी यहाँ पे शुरू हो रही है. डगलस जो है 10 ईयर्स के और अराउंड 11 ईयर्स के थे. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम. तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि मैं स्विमिंग सीखूंगा. देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. तो जैसे कि वो स्विमिंग करना चाहते थे, उनको स्विमिंग नहीं आती थी, तो फिर उनके सामने एक ऑफ़र था. YMCA, दिस इज़ अगेन अ प्लेस और यू कैन से एन इंस्टीट्यूट. यकीमा जगह पे ये था जहाँ पे स्विमिंग सिखाई जाती थी. तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी उनके लिए कि वो वहाँ जाकर अपनी स्विमिंग को सीख सकते थे. द यकीमा रिवर वॉज ट्रीचरस, और यकीमा की जो रिवर थी, एक्चुअली जो वहाँ पे रिवर थी वो बहुत ज़्यादा ट्रीचरस थी, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस थी.
Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. तो जैसा कि ये रिवर बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, तो डगलस की जो मदर थी वो उनको लगातार वार्निंग देती रहती थी और उनको स्टोरीज़ बताती रहती थी कि कभी कोई डूबा उस रिवर में, कभी कोई डूब के मर गया. तो ये सारी डिटेल उनके माइंड में उनको फीड करती रहती थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन जो ये पूल रिवर के पास बनाया गया था दैट वॉज वेरी सेफ. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एंड द शैलो एंड. जो ये पूल था ये 2-3 फीट तक ही डीप था, गहरा था, और उसका जो एंडिंग था वो बहुत ही शैलो था. मतलब ईजी था कि कोई जल्दी डूबे ना. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. कभी आप पूल पे गए होगे तो पूल जो होता है ना एक साथ वो गहरा नहीं होता. तो स्टार्टिंग में वो कम होता है, धीरे धीरे कुछ इस डायरेक्शन में वो गहरा होता जाता है. और दिस इज़ द लेवल ऑफ वाटर जो ऊपर के फ्लो करता है. तो काफ़ी वो शैलो था. तो मतलब एक हद होती है, बिगिनर्स यहीं तक रहेंगे, जो थोड़ा बहुत सीख गए वो यहाँ तक आएंगे, जिनको पूरी स्विमिंग आती है वो यहाँ तक जा सकते हैं. तो इस तरीके से एक पैटर्न होता है जो स्विमिंग पूल्स में अक्सर बनता है. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं ग्रेजुअली वो गहरा होता था और वो काफ़ी सेफ था. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into and show my skinny legs, but I subbed my pride and did it. तो राइटर कहते हैं फाइनली मैं स्विमिंग पूल में एडमिशन ले लेता हूँ उस जगह पे YMCA में, और उनको एक पेयर ऑफ विंग्स मिलता है. बेसिकली जब ग्लासेस और जो स्विमिंग्स के लिए इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो सारे वो ले लेते हैं. डगलस को पसंद नहीं था कि वो नेकेड मतलब बिना कपड़ों के या फिर शॉर्ट्स में वो स्विमिंग करें, क्योंकि उनके वो थोड़े से स्किनी थे, उनके पैर पतले थे. बट होता क्या है, बट आई सब्ड, लेकिन वो अपने प्राइड को, अपनी जो उनके अंदर होता है ना कि शर्म जो होती है उसको वो सबड्यूट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. द यकीमा रिवर का यहाँ पे आपको मैप भी दिया गया है. दिस इज़ द रिवर. फाइन. Well, the Yakima River is tributary of Columbia River in eastern Washington, USA. The state is named after the indigenous Yakima people. So, जो यकीमा रिवर है ये एक कोलंबिया की बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी है और जो कि USA में है. इस स्टेट का जो नाम पड़ा है ना वो इंडिजिनस का मतलब आपका होता है ऑर्गेनेटिंग करना या एक ऑकर करना, कहीं से किसी चीज़ का बना. तो ये रिवर वहीं से निकल रही है. तो इंडिजिनस यकमा पीपल, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको और रिवर के चलते हुए उस स्टेट का बेसिकली नाम पड़ गया. वेल, फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एडवर्सन. एडवर्सन की मीनिंग होती है डिसलाइक. आई हैड एन एडवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. तो डगलस यहाँ पे कहते हैं कि मुझे शुरुआत से ही पानी का बहुत ज़्यादा डर था जब कभी भी मैं पानी के अंदर गया. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. बोलते हैं ये जो मेरा डर है ये तब मेरा बना जब मैं 3 या 4 साल के था और मैं अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे जाता हूँ. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. तो वो बोलते हैं कि जो मैं अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया जाता हूँ तो मैं वहाँ पे खड़ा था, मतलब बीच पे ही खड़ा था, और वो अपने पापा का हाथ पकड़े तो बिल्कुल बीच के साइड में थे, ऐसा नहीं पानी में थे. सो जस्ट वेव वर कमिंग बट उनके फीट को टच कर रही थी. बट सडनली कहीं से पानी आता है और वो इनको बहा ले जाता है. आई वॉज बरीड इन वाटर. और फाइनली वो पानी के अंदर डूबने से लगते हैं. माई ब्रीथ वॉज गॉन. उनकी सांसें रुक जाती हैं. आई वॉज फ्राइटेंड. बहुत ज़्यादा वो डर जाते हैं. फादर लाव्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एंड ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. उनके फादर हंस रहे होते हैं. एक्चुअली में जिस हिसाब से वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं डूब गया था, मेरी सांस रुक गई थी, तो ऑफकोर्स ऐसा ही हुआ होगा. बट वो ऐसा नहीं कि बहुत अंदर चले गए हो, पानी में बस उनके मुंह तक आ गया था, इतना ही था. सो इट वॉज अ काइंड ऑफ नॉर्मल फॉर हिज फादर. सो ही वॉज लाफिंग देन. बट ये तो बिल्कुल ज़्यादा डर ही गए थे. माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल revived the unpleasant memories and stilled childish fear. तो बोलते हैं जब मैंने YMCA में एडमिशन लिया तो जो मेरा अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, जो जब वो 3-4 साल के थे जो उनका कैलिफोर्निया बीच पे केस हुआ था, वो सारा रिवाइव हो जाता है, मतलब फिर से ज़िंदा हो जाता है, फिर से उनके माइंड में आ जाता है. एंड स्टिड का मतलब होता है इमर्ज हो जाना, उठ जाना. जो उनके बचपन का फेयर था वो फिर से उठ जाता है, स्टिड हो जाता है. बट इन अ लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन फिर उन्होंने ही जस्ट बग्ड अप हिमसेल्फ, कॉन्फिडेंस गेन करा. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them.
तो बोलते हैं फिर मैंने अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करा, पैडल जो उनके थे और पानी के अंदर विंग्स वगैरह लेके वो उतरे धीरे से, और वहाँ पे जो दूसरे लोग स्विमिंग कर रहे थे उनको देखा और उनको ये एपिंग करने लगे। एप बेसिकली कॉल्ड मंकी का एक आपका सिनोनिम्स होता है, बंदर को हम बोलते हैं, एंड एपिंग मतलब होता है नकल करना, जैसे कि मंकीज नॉर्मली डू। I did this 2 or 3 times in different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस चल रही थी और धीरे धीरे उनके लिए इस चीज़ें ईज़ होने लगी, उनको आसान लगने लगी। ही स्टार्टेड एन्जॉइंग इट। बहुत अच्छा से शुरुआत हो रही थी, बट फाइनली एक मिस एडवेंचर उनके साथ हो जाता है। मिस एडवेंचर मतलब कुछ बुरा हो जाता है। सो एज द वीडियो इज़ गोइंग टू बी मोर लेंदी, सो दिस वॉज अ पार्ट 1। आगे की स्टोरी पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच द पार्ट 2 एज वेल वेन एवर आई वुड अपलोड इट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय।